Hello everyone, welcome to Sri Sham Academy. Hope you all are doing well. तो लास्ट वीडियो में हमने अपना लेक्चर छोड़ा था अप्रोचेस वाले टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक जो चल रहा है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इन द सब्जेक्ट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसमें हमारा टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था टॉपिक अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारे पास जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके तीन अप्रोचेस आ जाती हैं हमारे पास। फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल अप्रोच, और सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच, एंड थर्ड इज इंटरेक्शनिज्म अप्रोच। अब सबसे पहले तो यहाँ पे यही मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि अप्रोच हमने स्टडी करनी है, ठीक है, इस चीज़ की सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। तो अप्रोच का इटसेल्फ मीनिंग क्या हुआ? अप्रोच मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि हमारा एक क्या वे रहेगा किसी चीज़ को करने का, किसी सिचुएशन के साथ या किसी भी पर्टिकुलर काम के साथ डील करना है, ठीक है, या वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको कैसे उस चीज़ के साथ हम डील करेंगे, कैसे उस चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या दृष्टिकोण रहेगा उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, है ना। तो अगर एजुकेशन में हम सोशियोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन और सोशियोलॉजी को जो आपस में रिलेट किया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कुछ अप्रोचेस हम अपना सकते हैं, ठीक। तो वो आपके इसमें आएंगे। अब जैसे सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपको दिया है फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल अप्रोच, है ना। इसमें आपके पास क्या कुछ आ जाएगा कि इसके मतलब इस अप्रोच के द्वारा ये चीज़ हमें क्लियर होती है कि एजुकेशन किस तरीके से सोसाइटी की मेंटेनेंस में हेल्प करती है, ठीक है, या अपना कंट्रीब्यूशन देती है। उसके अलावा जो सोशल मोबिलिटी है, ठीक है, वो अपवर्ड जाए, है ना, मतलब कि अपलिफ्टमेंट हो एक तरीके से हम कहें, ठीक है, बेटरमेंट की तरफ जाए, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक, उसमें एजुकेशन अपना रोल प्ले कर रही है। एंड मैरिटोक्रेसी मतलब कि लोगों के पास पावर आ रही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी क्या एबिलिटी है, कैसी है, उस बेसिस पे उनको पावर मिल रही है, ठीक है, सोसाइटी में आगे अपना काम करने की है, जैसे भी है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें इसमें आ जाएंगी फंक्शनलिज्म अप्रोच में, ठीक है। एंड देन सेकंड इज कन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच। अब कन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच में देखो, इसमें अब मेन एक तो यहाँ पे जैसे परपेचुएट्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में जो कुछ एक लेवल्स या फिर एक ग्रुपिंग हो रखी है, ठीक है, ग्रुप्स बने हुए हैं, या हम कहें कि कुछ लेवल्स बने हुए हैं ना, कि एक लेवल है, उसके ऊपर फिर दूसरा लेवल, उसके ऊपर तीसरा लेवल। स्ट्रेटा इसी तरीके से होता है ना कि लेयर बाय लेयर एक चीज़ होती है, ठीक है, लेयरिंग है ना, स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटी में जो हो रखी है स्ट्रेटिफिकेशन, उस चीज़ को ही आगे कंटिन्यू रखते हुए, ठीक है। तो मतलब एजुकेशन उस चीज़ को ही आगे कंटिन्यू रखते हुए चल रही है, ठीक है। एंड इसके रिलेटेड जो ये अप्रोच है दैट इज कन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच। और थर्ड है इंटरेक्शनलिज्म अप्रोच, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, क्लासरूम डायनामिक्स एंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ऑन ग्रेड्स एंड एस्पिरेशंस। एक तो इसमें है कि क्लासरूम के क्या डायनेमिक्स हैं, ठीक है, क्लासरूम का माहौल कैसा है, ठीक है, और क्या कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही हैं, आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन है, या फिर हम कहें कि जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं या जैसा भी माहौल वहाँ पे है, उसके साथ किस तरीके से मतलब उन चीज़ों का बच्चों के ऊपर या उनके स्टडी के ऊपर कैसे क्या असर, ये सब चीज़ें, ठीक। प्लस एंड सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, एक अपने बारे में ही क्या एक थॉट चल रहा है, ठीक, और उसका फिर क्या असर निकल के आ रहा है ऑन द ग्रेड्स और एस्पिरेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि उसके हम अगर सिंपली बोलें कि उसके ग्रेड्स के ऊपर, या फिर कहें कि उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, है ना, या फिर जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं खुद के लिए आगे के लिए, है ना, कि कैसे क्या उन्होंने सोचा हुआ है अपने लिए, तो उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट का। ये इन सब चीज़ों की डिटेल हम अभी आगे करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब अगर सबसे पहले हम बात करें फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच की,
ठीक है? तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि फंक्शनलिज्म जो है, वो सोसाइटी को किस रूप में देखता है, कैसे मानता है? सोसाइटी को उसने माना है कि इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है? मतलब कि खुद ही अपने आप को रेगुलेट करना, है ना? अपने तरीके से चीज़ों को बनाना, चलाना, जहाँ पे चेंज करना है, मतलब कि सारे जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो सोसाइटी के खुद के पास ही है, ठीक है? लेकिन किसके रिलेटेड? इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ, ठीक है? मतलब कि सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक? विद स्ट्रक्चर्ड सोशल रिलेशनशिप्स, और क्या है कि आपस में उन एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ एक प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रॉपर मैनर में कुछ आपस में रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है? और वो सब एलिमेंट्स, वो सब चीज़ें मिलके उस सोसाइटी को बना रही हैं, और अपने आप में ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम प्रॉपरली बन रहा है पूरा, ठीक है? और अगर हम देखें फंक्शनलिज्म के हिसाब से, तो इसके हिसाब से सोशियोलॉजी का एक जो कोर पर्सपेक्टिव माना गया है, ठीक है, या कंसेप्ट जो हम कहें माना गया है, वो इसमें ही आ जाते हैं। मतलब कंसेंसस, या फिर हम कहें कि इक्विलिब्रियम थ्योरी। कहने का मतलब इसमें ये है कि इस अप्रोच के ज़रिए ये चीज़, मतलब सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई कुछ भी चीज़ कोई हो रही है, ठीक है, एवरीथिंग, है ना? तो चाहे वो कितनी भी अलग दिखे, ठीक है, अलग लगे, है ना, या फिर कोई एक, मतलब कि किसी बहुत ही अलग ही जगह से है, या चाहे कुछ बहुत ही हार्मफुल है, मतलब एनीथिंग जो चाहे स्ट्रेंज भी लग रहा है, चाहे नॉर्मल चीज़ है, चाहे कुछ स्ट्रेंज भी लग रहा है, हर चीज़ का एक कुछ ना कुछ पर्पस है, ठीक है? अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो रही है जो पता है कि ये हार्मफुल है, ओके, बट उसका कुछ ना कुछ पर्पस भी होगा, ठीक है, जिसके लिए वो हुई है ना? तो ये थोड़ा इस तरीके से या इस डायरेक्शन में ये फंक्शनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो जाता है सोशियोलॉजी को लेकर। एमाइल डर्काइम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को, हम कह सकते हैं कि, या इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है? यूज्ड सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ एजुकेशन। उनका कहना ये था कि अगर, मतलब सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी पर्टिकुलर, ठीक है, वो तभी सरवाइव कर सकती है अगर उस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, है ना, उस सोसाइटी में जो भी लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, अगर उनमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट, या फिर एक रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ होमोजिनिटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ इस चीज़ को उन्होंने एजुकेशन के साथ कैसे रिलेट किया कि जो मतलब एक, हम कह सकते हैं कि कुछ एक समानता होना, या एक चीज़ जो किसी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड फिर वो आगे चलते जा रही है इस तरीके से। तो उन्होंने इसमें कैसे बताया कि जैसे अब अगर एजुकेशन है, ठीक है, तो जो एजुकेशन है वो इस चीज़ को आगे बढ़ाती है, होमोजेनिटी के वो जो भी फैक्टर्स होंगे, मतलब जो समानता लाने वाले, जो एक पहले एक किसी समय से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, है ना? तो उस चीज़ को चाइल्ड में वही चीज़ें फिक्स करना एक तरीके से, या बच्चे को सिखाना वो चीज़ें, वो सिस्टम, ठीक है, कि शुरुआत से इस तरीके से चलता आ रहा है ना? उसकी एज के हिसाब से, और फिर जैसे एज बड़ी होगी तो फिर उस हिसाब से बताना कि अब इस सिस्टम में आगे ये चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूटी बनाना उस पर्टिकुलर सिस्टम की, ठीक है, या उस पर्टिकुलर होमोजेनिटी की। अब ये एजुकेशन नहीं करना है, ठीक है, बच्चों को गाइड किया जाता है ना, उनके बच्चे की एज के हिसाब से, ठीक है, उसको गाइड किया जाएगा कि इस टाइम पे ये चीज़ इस तरीके से करनी है, या ऐसे होती है, ठीक है? और फिर वही चीज़ और वो जो उसके बच्चे की पिछली जनरेशन होगी, सेम चीज़ उन्होंने उस तरीके से सीखी है, करी है। तो मतलब एक कॉन्टिन्यूटी बनी आई, ठीक है? तो ये एक, मतलब इस तरीके से जो एमाइल डर्काइम थे, उन्होंने सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है उसको इसमें यूटिलाइज किया इन द स्टडी ऑफ एजुकेशन। अब अगर बात करें कुछ मेन फीचर्स की, इस थ्योरी के, फंक्शनलिज्म थ्योरी के अप्रोच के कुछ मेन फीचर्स, तो इसमें जैसे सबसे पहला तो जो है दैट एजुकेशन जो है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रूप इसके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग रूप इसके हैं, किस हिसाब से? अलग टाइम पे, अलग प्लेस पे, ठीक है, किसी एक प्लेस के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज कर लो कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना,
कुछ अलग तरीके से एजुकेशन चल रही है, ठीक है। लेकिन मान लो आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स उसी प्लेस के ऊपर, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, ठीक है, 10 ईयर्स का गैप आ गया ना, 10 ईयर्स के गैप के बाद एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, उसका फॉर्म चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम और फिर अब अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर वहाँ की सोसाइटी के ऊपर भी होगा, ठीक है। सोसाइटी के ऊपर भी फिर उस तरीके से इफेक्ट निकल के आएगा। या फिर हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि 10 ईयर्स का जो ड्यूरेशन था उस दौरान सोसाइटी में क्योंकि चेंजेस इस तरीके से आए और इतने आए कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना पड़ा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए हम कह सकते हैं कि एक कॉज बन रही हैं और एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट भी निकल के आ रहा है। तो ये इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर इज कि जो एजुकेशन है या एजुकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस एंड टू करंट वैल्यूज एंड बिलीव्स। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो वहाँ पे जो कुछ और इंस्टीट्यूशंस या फिर कुछ और फैक्टर्स होंगे तो वो उनके साथ भी क्लोजली रिलेट करेगा, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपना कुछ असर डालेगा वहाँ का वो एजुकेशन सिस्टम, और उन इंस्टीट्यूशंस का असर एजुकेशन के ऊपर भी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो मतलब आपस में एक रिलेशन उनका डेफिनेटली होना है। और उसके साथ साथ जो एट प्रेजेंट वहाँ मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे या हम कहें कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो भी कुछ उनकी बिलीफ्स होंगे या जो वैल्यूज़ होंगी कि हम कह सकते हैं कि ये उनकी मान्यताएं हैं, है ना, इस तरीके मतलब ये चीज़ वो मानते हैं, इस चीज़ में वो विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो वो उस हिसाब से भी उस सोसाइटी में क्योंकि वो एक बिलीफ चल रहा होगा तो उस हिसाब से भी वहाँ का एजुकेशन सिस्टम फिर हम कह सकते हैं कि मोल्ड करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और अदरवाइज तो एक रिलेशन तो उनमें हो गई, ठीक है। और वो वैल्यूज़ और वो बिलीफ्स वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी किसी ना किसी फॉर्म में नज़र आएंगी सामने। थर्ड जो इसका फीचर है इस थ्योरी का, उसमें एक्चुअली इसके हम एक तरीके से फंक्शंस ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस कुछ आ जाएंगे इस थ्योरी के हिसाब से हम बोल सकते हैं। जैसे एक तो रीइंफोर्स सोशल सॉलिडारिटी, सेकंड इज मेंटेन सोशल रोल एंड थर्ड इज मेंटेन डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें जैसे जो पॉइंट ये है रीइंफोर्स सोशल सॉलिडारिटी, इसमें क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री के बारे में बताना, ठीक है, वहाँ के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना जिन्होंने कुछ बहुत ही खास कुछ सिग्निफिकेंट काम किए हैं, राइट। एंड उस चीज़ का क्या असर हुआ सोसाइटी के ऊपर, है ना। और उन इंडिविजुअल्स को ये फील करवाना कि आप एक ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है, एक सोसाइटी का पार्ट हो, एंड सो यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक द रूल्स, ठीक है, एंड यू आर सपोज टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ योर ग्रुप, ठीक है। मतलब इस तरीके से उनको एक ये फीलिंग, एक ये फील करवाना कि आप पार्ट हो इस ग्रुप का, इस सोसाइटी का, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी अपलिफ्टमेंट, इसकी और बेहतरी आप कैसे करवा सकते हो, ठीक है, रादर देन किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाना, ठीक। सेकेंड इज टू मेंटेन सोशल रोल, सॉरी। अब इसमें क्या चीज़ आ रही थी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी एक पॉइंट हमारे पास आया था कि जो स्कूल है वो अपने आप में एक मिनी सोसाइटी का काम करता है ना, एक तरीके से। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अब स्कूल क्योंकि अपने आप में इसी तरीके से एक एक ओवरऑल एक मिनी सोसाइटी हो जाती है बच्चे के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बच्चों को रोल मिलते हैं, कोई कभी कोई इवेंट हो रहा है या मतलब कितनी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो एक्चुअली उन बच्चों को एक तरीके से ट्रेन करती हैं, ठीक है, कि उन्होंने कैसे अपना रोल जो है, जो भी उनको पर्टिकुलर कोई ड्यूटी मिल रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो कैसे उसको प्रॉपरली उन्होंने फुलफिल करना है अपना वो रोल, राइट। एंड थर्ड इज टू मेंटेन द डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें क्या चीज़ है कि जैसे अब देखो इसमें एग्जांपल एक बहुत अच्छी आ जाती है कि स्कूल जो है ना, स्कूल में सपोज कर लो कोई इवेंट हो रहा है, राइट। तो उसके लिए फिर बच्चों को भी हम ड्यूटीज देते हैं,
ठीक है, कि किसी बच्चे की सपोज़ कर लो ड्यूटी है डिसिप्लिन में टीचर को हेल्प करनी है, किसी बच्चे की ड्यूटी है कुछ बैनर्स तैयार करने हैं, ठीक? और किसी बच्चे की ड्यूटी है कि एक लाइन में सबको लेकर आना है ना? मतलब इस तरीके से अलग-अलग, ठीक है? टीचर्स को असिस्ट करना है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ड्यूटीज़ और रोल्स। तो उसमें क्या है कि वो एक जो लेबर जो वो मेहनत लगनी है, जो वो काम होना है ना? उसके डिवीज़न हो गई, ठीक है? तो उसमें क्या है और उसके ज़रिए ही क्या है बच्चों को फिर अपनी-अपनी एबिलिटी के हिसाब से इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि हाँ, मैं इस तरीके के काम में मतलब मेरी ड्यूटी जो है मैं अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, ठीक है? तो मेरे को ऐसा ही काम कुछ ना कुछ सूट करता है, ठीक है? तो इस तरीके की एक सेंस जो है वो उनमें आने लगती है फिर। नेक्स्ट इसमें जो फीचर है वो है मॉरल वैल्यूज़ का। अब मॉरल वैल्यूज़ में देखो क्या है कि अगर हम बात करें मॉरल वैल्यूज़, है ना? कि एक हमें मतलब नैतिकता हमारे अंदर किस तरीके से है, ठीक है? हम कैसे किसी चीज़ को देख पा रहे हैं कि हमें बिहेवियर हमारा कैसा चल रहा है, ठीक? फिर चाहे वो एक अपनी फैमिली में कहें, चाहे वो अपने नेबरहुड में बोले हम या फिर स्कूल में बोले या फिर एक आस-पास एक पर्टिकुलर सोसाइटी में भी, है ना? तो वो मॉरल वैल्यूज़ जो है वो एक तरीके से सोसाइटी कैसी होगी उसके लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। ऑब्वियस सी बात है अगर किसी सोसाइटी में जो भी लोग हैं, है ना? अगर उनकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं, तो डेफ़िनिटली वो सोसाइटी भी वही अच्छी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करेगी एंड सोसाइटी वो ओवरऑल सोसाइटी अपने आप में एक अच्छी सोसाइटी कहलाएगी, है ना? उसका एक जो ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है? तो अब ये मॉरल वैल्यूज़ और एजुकेशन के साथ इनका रिलेशन वो एकदम मतलब आपस में रिलेट करती हैं चीज़ें और इसी तरीके से फिर सोसाइटी में जो ये मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, इनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है थ्रू इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जिस तरीके की मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में डाल रहे हैं, उसके ज़रिए, ठीक है? नेक्स्ट फीचर है चेंज इन सोसाइटी। अब इसमें क्या चीज़ आ जाएगी कि सपोज़ अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में कोई चेंज, कोई बदलाव आ रहा है ना? जैसे ये इसके सिमिलर पॉइंट हमने पीछे भी किया। फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा-सा आया था इस तरीके से कि अगर कोई भी सोसाइटी में कुछ बदलाव आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, डेफ़िनेटली उसमें भी चेंज आएगा, लेके आना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि चेंज के साथ चलना पड़ेगा। अगर सपोज़ करो सोसाइटी में चेंज हो गया, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, तो वो फिर एक बीच में गैप आ जाएगा एंड जो कि चीज़ सही नहीं रहेगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ऑपोजिट अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है, ठीक है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के तरीके में है, चाहे वो क्या चीज़ उनको पढ़ाई जा रही है वो है, मतलब कंटेंट क्या है ना? तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों के ज़रिए सोसाइटी में निकल के जाएगा, ठीक? तो बोथ वेज़ जो है इस तरीके से जो चेंज है, ठीक है, सोसाइटी में वो वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, उसके ऊपर असर डालता है एंड अगर एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है तो सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्कूल। अब रोल ऑफ स्कूल में देखो स्कूल का क्या रोल है, ठीक है, बिटवीन अगर हम बात करें कि एक फैमिली में क्या किस तरीके से सिस्टम है, राइट, और उस फैमिली किसी पर्टिकुलर फैमिली में से एक जो बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल आ रहा है एंड फिर वो सोसाइटी में निकल रहा है, तो वो सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इन बिटवीन जो स्कूल आ गया वो एक इंटरमीडिएट अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कि किस फैमिली किस तरीके के माहौल से बच्चा आ रहा है, ठीक है, इन बिटवीन जो स्कूल है वहाँ से वो क्या चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, स्कूल कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है एंड आफ्टर दैट जब वो बच्चा सोसाइटी में निकल रहा है तो वहाँ पे फिर क्या चीज़ें उसके आउटपुट कैसे निकल रही है बाहर, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे स्कूल का रोल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट आ जाता है। अब फंक्शनलिज्म अप्रोच में ही आपको एक टर्म साथ में दी हुई थी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे अब स्ट्रक्चरल वर्ड जो आ गया, इसमें क्या है कि इसमें सोसाइटी को एक ह्यूमन बॉडी की तरह माना गया, ठीक है, जो सिस्टम है उसको एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब किस तरीके से अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं,
ठीक है, हर एक पार्ट का अपना एक खास रोल है ना, और हर पार्ट को अपना वो रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन बॉडी जो है वो सही तरीके से अपना काम करती रहे। ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पे सोसाइटी और एजुकेशन में कनेक्शन जो है वो बताया गया है कि एजुकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह है सोसाइटी जो कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और एजुकेशन जो कि सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जा रहा है। और भी सोसाइटी के और भी कई पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कई ऑर्गन्स होते हैं। वन ऑफ देम जो इम्पॉर्टेंट वंस जो हैं उनमें से एक है एजुकेशन, ठीक है, और एजुकेशन जो है वो क्या है, वो अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी मतलब कि बॉडी को हेल्दी रखने में, राइट। तो बस यहाँ पे यही थोड़ा फर्क है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है उसको एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया गया कि जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का अपना रोल है, उसी तरह से सोसाइटी में एजुकेशन एक उसका पार्ट है, एक उसका ऑर्गन है, ठीक, जिसका कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को ओवरऑल हेल्दी रखने में, एक सही स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें भी कुछ इसके स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें, अब इसमें सबसे पहला फीचर जो है, ठीक है, जैसे इसमें बताया है कि जो सोसाइटी के की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें से कि एक है एजुकेशन, ठीक है, सोसाइटी के जब वही जैसे ऊपर बताया कि कई ऑर्गन्स हैं, कई पार्ट्स हैं, यहाँ हम कहें कि कई इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड उनमें से एक जो की वन है दैट इज एजुकेशन। उसका मेन एम क्या है, मेन काम क्या है कि जो भी बच्चे हैं, स्पेशली जो टीन एजर्स हो गए, ठीक है, जो अपने बिल्कुल ग्रोइंग एज में हैं जो बच्चे है ना, उनको सिखाना कि कैसे सोशलाइज होना है, ठीक है, उनको सोशलाइज करवाना, उनको ये चीज़ें सिखानी कि आपने सोसाइटी में कैसे निकलना है, ठीक है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, किस एज ग्रुप के लोगों के साथ किस तरीके से आप बिहेव करोगे, ठीक है, कैसे चलोगे, कैसे अपना काम करोगे, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट फीचर आ जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। सेकंड फीचर में देखो आपको बताया गया है कि जो ये सोशलाइजेशन हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन कुछ चीज़ें सीखती है, ठीक है, लर्न करती है। क्या चीज़ें लर्न करती है? नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ठीक, जो चीज़ें मतलब उनको एक नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, चीज़ों का पता हो, ठीक है, आसपास क्या है, कैसे है ना, और एटीट्यूड्स उनका मतलब कि उनका किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति कैसे उनका बिहेवियर रहता है, ठीक है, सपोज कर लो अगर कोई टफ सिचुएशन आ गई है ना, तो उसमें वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एकदम से हाइपर तो नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर एकदम से बिल्कुल लो की तो नहीं हो गए, ठीक है, कि कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, नथिंग, है ना, तो कि क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर रह रहा है, एंड वैल्यूज, ठीक है, कि उनको मतलब एक मालूम हो कि हाँ हमने एक सही प्रॉपर तरीके में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे बिहेव करना है। तो ये सब चीज़ें सीखना, ठीक है, नई जनरेशन के द्वारा, सो दैट कि वो एक अच्छे सिटीजन बन सकें, ठीक है, आगे चलकर एक प्रोडक्टिव, एक बढ़िया सिटीजन बन सके। तो ये सारा कुछ सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है, जो कि आपका एक फीचर माना जाता है एक्चुअली स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। और थर्ड फीचर जो है, ठीक है, दैट इज अबाउट हिडन करिकुलम ऑफ द स्कूल रादर देन फॉर्मल करिकुलम। इसका मतलब क्या है कि जो ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना ऊपर, जो हमने इधर सेकंड पॉइंट में किया, ठीक है, कि जो ये सोशलाइजेशन मतलब ये चीज़ें जो लर्न करी जा रही हैं, सीखी जा रही हैं नई जनरेशन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्पेशली टीनेजर्स, तो उसमें जो स्कूल का हिडन करिकुलम हो गया उसका रोल ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फॉर्मल करिकुलम। अब देखो फॉर्मल करिकुलम में तो क्या होगा, फॉर्मल तरीके से मतलब कि जो उनके सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, पंजाबी, है ना, ये मेन सब्जेक्ट्स कुछ हो गए, ठीक है, इसके अलावा और आ जाते हैं कुछ कंप्यूटर हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब कि फॉर्मल करिकुलम तो ये चीज़ हो गई जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है एंड उसका कुछ सिलेबस है, बच्चा वो टॉपिक्स समझ रहा है, ठीक है, उनको याद कर रहा है, लिख रहा है, ये सब चीज़। बट हिडन करिकुलम मतलब क्या हो गया कि स्कूल में और क्या सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है,
और क्या कुछ किस तरीके से बिहेवियर टीचर्स का चल रहा है, स्टाफ का चल रहा है, ठीक है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, एंड जो आसपास के बच्चे हैं उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ या किसी और के साथ, मतलब जो भी है ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके से करिकुलम का ही काम करती हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी बच्चे आगे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक हिडन करी, मतलब ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं हुई हैं, ये ऊपर से बोर्ड की तरफ से कहीं से लिखी नहीं आती हैं कि इस तरीके से मतलब ऐसे काम करना है, ठीक है, ये इवेंट एक्टिविटी ऐसे होनी है, ये पर्टिकुलर XYZ पर्सन उस पर्सन के साथ इस तरीके से बात करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो बट क्या है, ये एक नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ रूटीन की हम कह सकते हैं कि काम करने का तरीका कुछ हो जाएगा, है ना? तो वो भी कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर चीज़ें असर डालती हैं और बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये एक लर्निंग पीरियड ही हो गया टीनेजर्स के लिए, ठीक है? सोशलाइज़ेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें हिडन करिकुलम जो है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट इसमें फीचर आ जाता है कि जो बच्चे हैं स्कूल में स्पेशली, ठीक है, वो वही बात है, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बीच में रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें उनको समझ में आती हैं, वो चीज़ें सीखते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस मिलती हैं उनको कैसे फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, अगर फॉलो करेंगे तो कैसे काम और बेहतर बनेगा, है ना? तो ये चीज़ें जैसे-जैसे वो करते जाएँगे, सीखते जाएँगे, तो धीरे-धीरे उनके अंदर इस चीज़ की हैबिट बन जाएगी कि कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कुछ गाइडलाइंस उनको दी जा रही हैं, तो उनको इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है? अगर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत लूज़ हो सकता है, तो वो किस हद तक या कैसे करना है, सो दैट कि किसी को कुछ नुकसान ना हो, ठीक? और एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम चलता रहे, है ना? तो ये सब कुछ भी स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है फिर स्कूल में। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में इसका जो नेक्स्ट फीचर आ जाता है कि इसमें क्या बताया गया है कि एजुकेशन का पर्पस एक ये भी है कि इंडिविजुअल्स की सॉर्टिंग और रैंकिंग करना, ठीक है, मतलब कि एक मान लो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है तो उनमें से सॉर्ट आउट करने, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे सपोज 90 to 100% एक तरफ कर दिए, फिर 80 to 90% एक तरफ कर दिए, फिर 70 to 80% एक तरफ, मतलब इस तरीके से ऐसे ग्रुपिंग्स वगैरह करना एंड उस हिसाब से फिर उनकी रैंकिंग करना, ठीक, क्यों? सो दैट कि जब वो आगे मार्केट में जाएंगे, जब वो आगे सोसाइटी में जाएंगे, तब उनकी जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी उन्होंने काम करना आगे, वो उस हिसाब से उनको मिल सके, जो भी उनको जॉब मिलनी है, जो भी उन्होंने काम करना है, वो उस हिसाब से हो, ठीक है, सो दैट कि जहाँ पे जिस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी वैकेंसी हो रही है या कोई भी अगर प्लेस किसी भी काम की वैकेंट है, ठीक है, जिसने करना है ना, तो वो वैकेंट है, तो वहाँ पे जो उस प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल है, वही उस प्लेस पर जाए और उस काम को आगे कैरी ऑन करे, ठीक है, तो इसके लिए सॉर्टिंग और रैंकिंग एजुकेशन के द्वारा ये चीज़ करी जाती है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इस अप्रोच का, वो ये माना गया है कि मतलब ज़्यादातर जो देखा गया है कि सोसाइटी में वो लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो अपने स्कूल टाइम में हाई अचीवमेंट्स रखते थे, ठीक है, तो उनका आगे चलकर रिवॉर्ड्स भी उस हिसाब से हायर मिलते हैं, या हम कहें कि जो इनकम्स हैं वो भी उस हिसाब से हायर ही रहती हैं, एंड वाइस वर्सा कि जो जिनकी अचीवमेंट्स कम रही हैं स्कूल टाइम में, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे चलकर उस हिसाब से कम रहती हैं, ठीक है, एंड दे आर मतलब लीस्ट डिमांडिंग, ठीक है, हम एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि कम इनकम, ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फीचर माना गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच का। अब देखो फीचर्स हमने स्टडी कर लिए, राइट, मतलब उसके क्या कुछ कैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, और बीच में पीछे फंक्शन वगैरह भी आ गए थे। देन आता है कि अब इवैल्यूएशन करनी कि जो ये अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, ये कितनी सही जा रही है, या इसमें क्या कुछ पॉइंट्स जो हैं जो मतलब सही नहीं बैठ रहे हैं, या किस तरीके से, है ना, कि सेट मतलब ठीक है ये जो भी कहा जा रहा है इसमें, या कुछ पॉइंट्स हैं
जो इसके कॉन्ट्रेरी कुछ पॉइंट्स और अराइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इवेल्युएशन में ऐसे हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो है, इट वाज अकॉर्डिंग टू सेनेट एंड कॉब, ठीक है। उनका मानना ये था कि अगर आप ये मान रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि जो सिर्फ एबिलिटी है, एबिलिटी अलोन डिसाइड्स हु इज रिवॉर्डेड इज टू बी डिसीव्ड, मतलब ये चीज़ गलत होगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ एबिलिटी को ही एक फैक्टर मान रहे हो कि जिसमें एबिलिटी ज़्यादा है तो उसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, है ना। जिसमें एबिलिटी ज़्यादा थी, अचीव उसने ज़्यादा किया अपने स्कूल टाइम में, और उसको आगे हायर रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ, है ना, सिर्फ एबिलिटी को ही अगर फैक्टर माना जा रहा है तो ये चीज़ गलत होगी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि फैक्टर्स और भी बहुत सारे काउंट होते हैं, ठीक है। सपोज कर लो स्कूल टाइम में किसी पर्सन में एबिलिटी बहुत अच्छी थी, हाई अचीवमेंट्स रही हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ सिचुएशंस इस तरीके से या कुछ और फैक्टर्स बीच में ऐसे आए कि रिवॉर्ड उस हिसाब से या इनकम उस हिसाब से हायर नहीं हो पाई, ठीक है। तो वहाँ पे फिर ये अप्रोच काम नहीं करेगी, है ना। या फिर इसका भी वैसे वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका मानना था। इसके अलावा और एक पॉइंट इसमें जो निकल के आया, दैट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि इस अप्रोच ने डाइवर्जेंट इंटरेस्ट जो हैं उन चीज़ों उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब कि ऐसे सोसाइटी एक जिसमें आगे बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं, एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे सोसाइटी है, ठीक है, लेकिन उसमें आगे छोटे छोटे सब ग्रुप्स काफ़ी बने हुए हैं, और उन सब ग्रुप्स का सबका अपना अपना कुछ इंटरेस्ट हो सकता है अलग अलग, कुछ अलग अलग उनके अपने अपने एजेंडा हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो तो सब उस हिसाब से काम करेंगे ना। कोई सब सब ग्रुप ए है वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है, उसको अपना जो है कम्युनिटी, अपना ग्रुप को अपने हिसाब से चलाना है, चाहे वो सब एक ही सोसाइटी को बिलोंग करें, बट ग्रुपिंग तो अलग हो गई, ठीक है। तो वो फिर किसी और का एजुकेशन सिस्टम या किसी और के तरीके से वो नहीं चलना चाहेंगे, है ना। तो वहां पे फिर ये अप्रोच जो है वो फेल होती है, ठीक है। थर्ड इसमें जो पॉइंट आता है, दैट इज अबाउट कंटेंट, ठीक है, कि क्या कंटेंट जो है एजुकेशनल प्रोसेस के दौरान क्या कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं था इस अप्रोच का, ठीक है। कोई नहीं मतलब कुछ इसके साथ कोई रिलेशन नहीं कि क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है, कैसे पढ़ाई जा रही है, नो, नथिंग। नेक्स्ट वाज कि अगर हम इस अप्रोच को या इस पर्सपेक्टिव को लेकर चलते, ठीक है, तो इसके द्वारा क्या था कि जो अलग अलग तरीके की वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस जो एक होती हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, या हम कहें कि स्कूल में सपोज कर लो, है ना, बच्चों की आपस में इंटरेक्शन कैसे है, टीचर और स्टूडेंट के आपस में कैसे है, तो इन अलग अलग तरह की इंटरेक्शंस को एनालाइज करना इस अप्रोच के ज़रिए वो मुश्किल था, क्योंकि ये एक सीधे सीधे सिस्टम के द्वारा चले जा रही थी, और इसमें कुछ मतलब इस तरीके से नई नॉलेज हो पा रही थी कि इंटरेक्शन सिस्टम कैसा है या उसका क्या रिलेशन या क्या असर निकल के आ रहा है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें लैकिंग थी। और अगर इस अप्रोच को देखा जाए तो इसमें क्या था कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं, ठीक है, दे कैरी आउट देयर रोल्स, वो अपना काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मतलब उनमें इतनी पावर भी थी कि वो अपने रोल को कभी भी बना सकते हैं या अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी टाइम पे किसी सिचुएशन में तो चलो ये चीज़ ठीक है, बट हर टाइम पे नहीं, है ना। तो ये एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से सामने आया इसकी इवेल्युएशन में। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास या नेक्स्ट अप्रोच जो हमारे पास है, दैट इज कन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच। और इस अप्रोच का बेस हम कहें या फिर कहें कि इसकी जो रूट्स जाती हैं वो जाती हैं इन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक। तो इस थ्योरी में क्या कुछ आ जाता है, जैसे या फिर हम कहें कि जो मार्क्सिस्ट कन्फ्लिक्ट अप्रोच थी उसका मेन एम्फेसाइज किसके ऊपर था कि एक तो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि जो भी हिस्ट्री रही है ना, जो पहले समय में जैसे जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उनका मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, मतलब कि हिस्ट्री जो बनी, है ना, इतिहास जो बना, तो उसमें क्या हुआ है कि काफ़ी स्ट्रगल चले,
ठीक है, किसके बीच में स्ट्रगल वो चला है? अलग अलग सोशल क्लासेस, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में स्ट्रगल चला है। और उसका जो मेन रूट था, ठीक है, कि वो स्ट्रगल क्यों या किस बेस पे या किस वजह से, है ना, जो मेन रूट निकल के आ रहा था वो थी इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि देखो मटेरियलिस्टिक अगर हम बात करें तो समथिंग मटेरियलिस्टिक मतलब कि हम कुछ भी इकोनॉमिक चीज की बात हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर की बात हो रही है, तो इस बेस पे हिस्ट्री को इंटरप्रेट करना, है ना, इस बेस पे हिस्ट्री जो है वो बनी है। तो ये इसमें मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में आता था। और इसमें मार्क्सिस्ट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में और एम्फेसाइज किसके ऊपर रहा? डायलेक्टिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इस मेथड में पर्टिकुलरली क्या चीज़ आ जाती है कि कुछ भी एनालिसिस हो रहा है किसी चीज़ का, राइट, तो वो एनालिसिस जो करना है उसमें मेथड रहेगा, डिस्कशन का एक मेथड रहेगा, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हो रही है लॉजिक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, या फिर हम कहें कि जो तथ्य, जो आर्ग्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं, है ना, वो लॉजिकल हैं, रीजनेबल हैं, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कुछ भी नेगेटिव या चलो नेगेटिव नहीं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल हम कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा आर्ग्यूमेंट या कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं रखना जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिसरिस्पेक्टफुल रहे, ऐसा कुछ टर्म या ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं रखना है, बट एक सही तरीके से डिस्कशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो उस मतलब इस चीज़ के ऊपर भी एम्फेसाइज रहा इसमें। और इसके साथ साथ कि एक क्रिटिकल स्टांस, मतलब कि कोई अपना जो व्यू पॉइंट है या जो अपना ओपिनियन है, ठीक है, वो किस तरीके से पब्लिकली जो रखना, वो चीज़ इसमें आ जाती है किसके रिगार्डिंग? सोशल अरेंजमेंट्स, ठीक है, सोशल अरेंजमेंट्स मतलब कि सोसाइटी का अरेंजमेंट जो है किस तरीके से है, किस तरीके से कोई पर्टिकुलर सोसाइटी अरेंज्ड है, वहाँ पे सिस्टम किस तरीके से है, प्लस उसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ रेवोल्यूशन और एटलीस्ट रिफॉर्म, मतलब एक रिफॉर्म अगर कुछ लाना है या अगर रिफॉर्म कुछ हो रहा है तो उसका उसको पॉलिटिकल मतलब कैसे उस तरीके से के साथ उसके साथ जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और सोशल अरेंजमेंट्स किस तरीके से, और इसके प्रति एक ओपिनियन रखना, तो वो सब कुछ इस अप्रोच में मतलब कहीं ना कहीं स्टडी करेगी। और अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की या कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की बात करें तो इसका पर्सपेक्टिव या फिर इसकी अप्रोच इस तरीके से रही है कि मतलब इस अप्रोच का ये मानना है कि जो सोसाइटी है दैट इज़ फुल ऑफ सोशल ग्रुप्स, ठीक है, इसमें अलग अलग बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और जिनका सबके अपने अपने कुछ एस्पिरेशंस, कुछ अपने अपने मतलब आगे के लिए कुछ सोच कर चल रहे हैं कुछ चीज़ें, है ना, या फिर कहें कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो सबकी अलग अलग हैं, ठीक है, किसी ग्रुप की अलग है, किसी ग्रुप की अलग है, ठीक है, और उस हिसाब से उनके रिवॉर्ड्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि इस तरीके से जो सोसाइटी है वो एक किसी समानता के साथ ना होते हुए बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रुप से बनी हुई है, और उसमें फिर आगे अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स उस हिसाब से अलग अलग है, ठीक। और जो ये रिलेशन बन रहे हैं इन ग्रुप्स में, जो ग्रुप मिला के ये जो सोसाइटी बना रहे हैं, इनमें आपस में जो रिलेशंस हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? मेनली ये चार चीज़ों के ऊपर, ठीक है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, मतलब कि कोई एक ग्रुप है, ठीक है, सपोज कर लो वो किसी दूसरे ग्रुप को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ना, कितना कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, या जितना चाहिए उतना है, और सो दैट उसको अपना उसको खुद को भी फ़ायदा हो, और जिस ग्रुप को या जिस चीज़ को यूटिलाइज किया जा रहा है या उसको भी उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ स्टडी करना ये इसमें आ जाता है, ठीक है। देन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब तो बिल्कुल ही इस तरीके से हो जाता है कि किसी को को दबाना, ठीक है, या फिर हम कहें कि कुछ उनके मतलब कुछ बहुत ही गलत करना किसी के साथ, है ना, उनको दबाना, अत्याचार करना इस तरीके से, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की जो कंडीशन है वो इस तरीके से अगर करी जा रही है तो ऐसा भी एक रिलेशन। और इसके अलावा डोमिनेशन, वही रिलेट कर गया, बट डोमिनेशन मतलब कि कौन जो है वो अपना प्रभाव डाल रहा है,
ठीक है, किस तरीके से डाल रहा है, कितना डाल रहा है, वो सब चीज़। एंड सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन मतलब कि किसी को एक थोड़ा हम कहें कि एक लो रैंक पे प्लेस करना, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरीके से देना, ठीक है, कि जो थोड़ी मतलब किसी एक पर्टिकुलर अगर हम ग्रुप की बात करें तो उसके कंपैरिजन में लोअर साइड पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में रिलेशन बनता है जो भी ये ग्रुप्स हैं किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में। ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच में आ जाती हैं। अब अगर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच के फीचर्स की बात करें तो देखो इसके फीचर्स में भी एक तरीके से जो इसका एक ओवर आइडिया था ना जो हमने ऊपर किया इसके कंसेप्ट में, वही चीज आ रही है कि जो चीज जैसी है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कोई सिस्टम या एक पर्टिकुलर ग्रुप जिस तरीके से चल रहा है तो उसी चीज को उस हिसाब से मतलब मेंटेन रखना, राइट। या फिर जैसे इसमें एक मैक्लोड जो थे उन्होंने उनके हिसाब से क्या था कि जो टीचर्स हैं वो लोअर क्लास किड्स को मतलब ट्रीट करते हैं लाइक लेस कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, कि हाँ मतलब ये लोअर क्लास किड्स हैं तो इनमें ज़्यादा क्षमता नहीं होगी, इस तरीके से, ठीक है। या फिर और क्या मानना था कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो जनरली मतलब दे आर रिजर्व्ड एंड मतलब रखे होते हैं अलग से किन के लिए, जो अपर क्लास किड्स हो गए, ठीक है, एंड दे आर जनरली एक्सपेंसिव। तो मतलब जो लोअर क्लास के होंगे या लोअर मिडिल क्लास के जो किड्स होंगे वो प्राइवेट स्कूल्स जनरली नहीं ज्वाइन करते, ठीक है। तो मतलब इस अप्रोच के ये फीचर्स हैं, मतलब इसका इस अप्रोच का ये कहना था इस तरीके से, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें जैसे एक ये डोमेस्टिक लेबर वाला पॉइंट है, डिमांड ऑफ डोमेस्टिक लेबर, है ना, कि मतलब डोमेस्टिक घर घर के रिलेटेड हो गया, है ना। तो क्योंकि जो लोअर या फिर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कहें कि एक पॉइंट वो रहता है कि उन्होंने डोमेस्टिक लेबर में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, मतलब कि घर का कुछ ना कुछ काम करवाना या फिर घर वालों के साथ कहीं पे कुछ काम कराना और समथिंग, जिस वजह से क्या है कि दे आर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन देयर एकेडमिक्स, ठीक है। उनका पढ़ाई में फिर उस हिसाब से वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ टाइम और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो डोमेस्टिक लेबर में जा रही है, ठीक है। क्यों, अब देखो वही चीज़ होगी कि लोअर या मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं तो उस हिसाब से फिर उनको वो काम भी अपना देखना पड़ता है, अपनी ये पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। बाकी और इसमें कि अगर मतलब टीचर्स के द्वारा अगर थोड़ा सा भी लूज किया जाता है, ठीक है, करिकुलम को, है ना, या पढ़ाने के तरीके को या जो भी कंटेंट है अगर उसको थोड़ा सा वो लूज करते हैं, थोड़ा सा वाइड करते हैं, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा छोड़ते हैं, ठीक है, कि चलो ये चीज़ आप अपने हिसाब से करके देखो, ठीक। तो उस दौरान क्या देखा जाता है कि बच्चों के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और निकल के आती है सामने, ठीक है, और ऐसे स्ट्रेंथ जो उनको भी नहीं पता होती पहले, ठीक है, उस पर्टिकुलर बच्चे को भी नहीं, उसके टीचर्स को भी नहीं, उसके पेरेंट्स को भी, किसी को मालूम नहीं होती है कि ओके इस स्टूडेंट में ये स्ट्रेंथ भी है, राइट। मतलब ये इस तरीके से डिसिप्लिन इतने अच्छे तरीके से रखवा सकता है ये बच्चा, ठीक है, पहले कभी क्योंकि कोशिश नहीं किया, पहले कभी मौका नहीं दिया मिला, है ना, या दिया गया, ठीक है, तो मालूम नहीं था, लेकिन जब मौका मिला, राइट, बच्चे को इस चीज़ का ध्यान रखने का, तो उसने बहुत अच्छे से अपने ये काम किया। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ कुछ निकल के आती है, ठीक है, जो हिडन रहती है किसी टाइम तक। और जब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका जब इवेल्युएशन किया गया तो उसमें दो पॉइंट्स मेनली निकल के आए सामने। एक तो ये कि ये अप्रोच को माना गया कि एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ जैसे है, जैसे हो रही है, ये इसी तरीके से चलेगी एंड इसको इस काम को या करने का या इस चीज़ के चलने का कोई और तरीका है नहीं, ठीक है, या किसी और तरीके से कर नहीं सकते, मतलब जो जैसे है वो वैसे ही चलेगा, वैसे ही रहेगा। या फिर हम कहें कि पेसिमिस्टिक इसको माना गया, मतलब कि एक तरीके से निराशावादी, ठीक है, कि कुछ भी अच्छा होने का स्कोप नहीं या कुछ भी पॉजिटिव मानने का स्कोप नहीं है, ठीक है। या फिर हम कहें कि इसमें देखा गया देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूविंग देयर सिचुएशन बाय इंडिविजुअल, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते, या उनके लिए मतलब इस अप्रोच के द्वारा अगर हम देखें तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जरिया नहीं है
अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का, कि अगर कोई लोअर क्लास में है या मिडिल क्लास में है तो वो इम्प्रूव करके अपर क्लास में हो जाए, ऐसा कुछ भी ऑप्शन इस अप्रोच के द्वारा अगर हम देखें तो नहीं है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो सेकंड पॉइंट इसका एवोल्यूशन का निकल के है वो ये कि ये एक रियलिटी भी है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, वैसे आज ये चीज़ अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम है, बट स्टिल इट प्रिवेल्स, है ना, कि इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिक्चर है। मतलब कि अगर हम रियल पिक्चर की बात करें तो ये चीज़ इस तरीके से चलती भी है कहीं ना कहीं। नो डाउट इसमें से अब निकल रहे हैं, इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी मतलब एक जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का वो अभी भी इस अप्रोच में फिट होता है। नेक्स्ट जो लास्ट अप्रोच इसमें हमारे पास आती है दैट इज़ इंट्रैक्शनिज्म और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म अप्रोच। ये जो सबसे पहले तो हर्बर्ट ब्लूमर जो थे, इन्होंने ये टर्म कॉइन करी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, ठीक है। और उन्होंने मैक्स वेबर एंड जॉर्ज एच मीड के साथ मिलकर इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। इसके वर्जन कुछ हमारे सामने लेके आए एंड मेनली उनका जो उन्होंने एम्फेसाइज किया था वो उनका था सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल प्रोसेस और प्रैग्मेटिज्म के ऊपर, ठीक है। कि ह्यूमन बिहेवियर या फिर हम कहें कि जो भी ह्यूमंस मतलब ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से क्या वो एक पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं, ठीक है, या उनके ह्यूमन जो बिहेवियर उनका निकल के आ रहा है तो उसके पीछे क्या ओपिनियंस क्या पर्सपेक्टिव्स उनके निकल के आते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ होगी। एंड सोशल प्रोसेस फिर किस तरीके से एक मतलब कि किस तरीके से उनका एक सामाजिक जो प्रोसेस है, ठीक है, समाज में रहते हुए किस तरीके से जो उनका एक प्रोसेस चलता है सारा ओपिनियंस को लेकर और ये सब चीज़ वो इसमें, प्लस प्रैग्मेटिज्म मतलब कि जो भी कोई चीज़ कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम कोई इशू है तो उसके साथ डील करना, ठीक है, किसी प्रैक्टिकल वे में, रादर देन कि सिर्फ हम कुछ भी थ्योरीज या कुछ भी मतलब एक बस जस्ट बातें ही करते रहें, नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ को करना कि अगर ये काम इस तरीके से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, या नहीं भी निकल रहा तो अप्रोच चेंज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सब कुछ उन्होंने इसमें स्टडी किया इंट्रैक्शनिज्म में, या फिर हम कहें कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म अप्रोच में। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें इस अप्रोच के, तो इसमें मेन फीचर्स कहीं ना कहीं वही एक जो सब्जेक्टिव जो थ्योरेटिकल या फिर हम कहें कि ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन किस तरीके से, है ना, ओपिनियन वाला जो एक एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर का या फिर हम कहें कि सोशल लाइफ का, ठीक है, वो किस तरीके से, है ना, कैसा है, तो उसके ऊपर मेन फोकस रखा गया। उसके अलावा वही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव रखा गया ह्यूमंस को देखने के लिए, ठीक है। और इसमें देखा गया कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में देखो अब लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, है ना, तो उनमें इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड ही चाहे, बट इंटरेक्शंस हो रहे हैं और वो कुछ ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहे हैं वो इंटरेक्शंस, है ना। मतलब वही चीज़ कि किसी चाहे अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं सब, मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना, कोई किसी पॉइंट के फेवर में होगा तो सामने वाला उससे अलग पॉइंट के फेवर में होगा, ठीक है, और दोनों की तरफ जो है कुछ कुछ लोग होंगे, है ना, कि जो ए साइड की बात कर रहे हैं और कुछ हैं जो बी साइड की बात कर रहे हैं, बट अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं एक प्रॉपर सही ढंग से, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेक्शन आपस में होना सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें, तो वो इस थ्योरी में चीज़ कवर हुई है। और इसमें जो एक मेन चीज़ आई कि इस अप्रोच ने फोकस किया है जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स में, लोगों में जो आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है जो कि आसानी से नज़र आ रहा है, ठीक है, कि अगर सपोज कर लो आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये चीज़ नज़र आ रही है ना आराम से, ठीक है। अब मेरा सोसाइटी के साथ कैसा इंटरेक्शन है इसको ऑब्जर्व करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना, किसी का भी,
ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का उसकी पूरी सोसाइटी के साथ कैसा इंटरेक्शन चलता है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट है ना, लेंथी है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करें तो वो इट इज़ क्वाइट ईजी, एंड अगर कहें तो थोड़ी और क्लियर पिक्चर, ठीक है, और डीप पिक्चर सामने निकल के आती है, और इसको माइक्रो अप्रोच माना गया, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। माइक्रो अप्रोच इस चीज़ को बोलते हैं जब फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है उस पर फोकस किया जाता है, इन कंपैरिजन टू मैक्रो अप्रोच, जिसमें क्या था कि जो जैसे फंक्शनलिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, वो सोसाइटी को पूरा देख रहे थे, सोसाइटी में आपस में इंटरेक्शन कैसे है, ग्रुप्स में आपस में, है ना, बड़े लेवल पे, वो चीज़ नहीं। यहाँ पे माइक्रो अप्रोच को अपनाया गया, फेस टू फेस इंटरेक्शन किस तरीके से है, ठीक है। और इस अप्रोच के जरिए क्या है, ह्यूमन बीइंग्स को प्रैग्मेटिक एक्टर्स माना गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने बिहेवियर को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, या हम कहें कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपने कुछ एक्शंस के द्वारा, है ना, या फिर हम कहें क्यों एडजस्ट करना, सामने वाले के, जो सामने उनके पर्सन जो है, जो इंडिविजुअल है या फिर जो एक्टर है, उसके कुछ ना कुछ एक्शंस को देखते हुए जहाँ पे जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से चेंज कर लेना। वही चीज़ आ गया ना, ऊपर प्रैग्मेटिज्म आ गया कि प्रैक्टिकली करना है चीज़ को, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली जो चीज़ करनी है कि उसी टाइम अपने बिहेवियर को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना जहाँ पे जैसे भी ज़रूरत है। और ये चीज़ भी ह्यूमन बींग्स क्यों कर पाते हैं, क्योंकि दे आर एबल टू इंटरप्रेट देम, क्योंकि वो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि एक्शन कैसा है, सामने वाले की तरफ से एक्शन किस तरीके से कैसा निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें अपने बिहेवियर को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो ये जो है ये एक मेन फीचर माना गया इस अप्रोच का। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो भी मेंबर्स, ठीक है, जो भी अलग अलग हम कहें जो भी इंडिविजुअल्स हैं या अलग अलग लेवल्स पे जिस तरीके से भी हैं, आपस में वो किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, राइट, ताकि ओवरऑल जो एक फंक्शनिंग चलनी है, जो एक ओवरऑल सिस्टम चलना है सोसाइटी का, वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर ही माना गया है इस अप्रोच का। अब इस अप्रोच का इंटरेक्शन अप्रोच जो है या इंटरेक्शनिज्म अप्रोच जो है, इसके इवेल्युएशन में जो मेन पॉइंट एक निकल के आया दैट इट इज़ ओवरली इम्प्रेशनिस्टिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ साइड पे मेंशन्ड है, मतलब कि इम्प्रेशन के ऊपर या फिर हम कहें कि ओपिनियन के ऊपर, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है इन कंपैरिजन टू फैक्ट्स को देखा जाए, फैक्ट्स को या रीजनिंग को इतना नहीं देखकर ओपिनियन को ज़्यादा जहाँ पे हम कहें कि दिया जा रहा है, एक कंसर्न उसकी तरफ ज़्यादा रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इसमें निकल गया है इसके इवेल्युएशन में। और इसी इंटरेक्शनिज्म अप्रोच में दो थ्योरीज भी आती हैं इंटरेक्शन की। ये थ्योरीज भी एक इनका हल्का सा आइडिया ज़रूर रखो, क्योंकि अगर तो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज ये चीज़ जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है, ठीक है। दैट एक्सप्लेन द लेबलिंग थ्योरी ऑफ इंटरेक्शनिज्म या इंटरेक्शन, या फिर एक्सप्लेन एक्सचेंज थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन, है ना। तो एक हल्का फुल्का आइडिया इन थ्योरीज का होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो इसमें लेबलिंग थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी में क्या चीज़ आ रही थी, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से जो इंटरेक्शन की, ठीक है दोनों ही थ्योरी से इंटरेक्शन की ही हैं, इंटरेक्शनिज्म अप्रोच की हैं। लेबलिंग थ्योरी में मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उसकी खुद की आइडेंटिटी कैसी, वो या वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, या उसकी खुद की आइडेंटिटी कैसे, है ना, या फिर हम कहें कि जो उसका बिहेवियर है, ठीक है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है किस चीज़ का, जो भी टर्म्स यूज़ करी जा रही हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसको क्लासिफाई करने के लिए। जैसे हम बोल दें कि XYZ पर्टिकुलर कोई बच्चा है, वो तो उस एरिया से आता है, ठीक है, या फिर वो तो ऐसी कम्युनिटी से आता है, या फिर वो तो ऐसा है ना, कुछ भी वर्ड लगा लो, ठीक है। तो
वो चीज़ क्या होगी, जब इस तरीके की चीज़ अगर लगातार बोली जाएगी, है ना? मैं एग्ज़ाम्पल ही आपको दे रही हूँ साथ में। जैसे सपोज़ अब किसी बच्चे को अगर बार-बार यही चीज़ कही जा रही है दैट ही और शी इज़ स्टूपिड और लेज़ी, ठीक है? तो बार-बार, बार-बार अगर यही चीज़ बोलते जा रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या होगा, उस बच्चे को कहीं न कहीं ये चीज़ अपने ऊपर उस लेबल को लेने लग जाएगा दैट ओके आई एम लाइक दिस, ठीक है? मेरे को तो सब ऐसे ही बोलते हैं, हर टाइम ऐसे ही बोलते हैं ना? तो वो उस पर्सन, उस बच्चे का अपने लिए ऐसा एक कांसेप्ट बन जाएगा एंड डेफिनिटली फिर इस चीज़ का असर उसके बिहेवियर के ऊपर पड़ेगा, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ेगा, है ना? अब ये एक इंटरेक्शन हुआ, सोसाइटी में से उसको ये लेबल मिला, ठीक है? लेबल जब मिला तो फिर खुद के लिए एक कांसेप्ट उसने इस तरीके से बना लिया, ठीक है? तो ये लेबलिंग थ्योरी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है इंटरेक्शन की, दैट इज द एक्सचेंज थ्योरी। अब एक्सचेंज थ्योरी में देखो क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि जो भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, कोई एक्टर हम एक तरीके से अगर हम यहाँ पे माने, तो वो कंपेयर करेगा या हम कहें कि वो पहले चॉइस करेगा, ठीक है? यहाँ ये चीज़ देखेगा कि मैं अगर कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ, है ना? सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ रिलेटिव बेनिफिट, ठीक है? या फिर कुछ ना कुछ हम कहें कि कॉस्ट उसको उस चीज़ की चुकानी पड़ सकती है या कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो उस हिसाब से उसने चॉइस करनी है अपने एक्शन की, ठीक है? मतलब कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन अपना करते हुए, देखते हुए कि मेरे को कैसे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं या कहाँ पे किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, तो उस हिसाब से अपने एक्शंस को थोड़ा हम कहें कि चूज़ करना, उनकी चॉइस करनी। तो ये सब एक्सचेंज थ्योरी में आ जाता है, एक्सचेंज थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा अप्रोचेज़ वाला जो ये टॉपिक है, ये कवर होता है, ठीक है? जिसमें ये सारी हमारी फंक्शनलिज्म अप्रोच आ गई, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच आ गई और इंटरेक्शनलिज्म अप्रोच आ गई। हमने अकेले-अकेले इनके जो भी फीचर्स थे और जो इवैल्यूएशन के पॉइंट्स थे वो सब किए और इंटरेक्शन अप्रोच में 2 थ्योरीज़ भी आई हैं। और ये एक कंपैरिजन है इन अप्रोचेस का, ठीक है? अगर इसको आप एक बार रीड कर लेना, अपने पास नोट कर लेना चाहे, ठीक है? कि वैसे तो कोशिश करो कि एक बार खुद लिखो, है ना? खुद लिख के देखो, ठीक है? कि एक कंपैरिजन खुद बना के देखो तीनों अप्रोचेस में। अदरवाइज़ आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है जैसे कि प्रेज़ेंट अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मेन अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, है ना? कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के लिए, है ना? जो भी हम अप्रोचेस लगाते हैं स्टडी करने के लिए, तो उनका ये कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव एनालिसिस उनका आप प्रेज़ेंट करो। तो आप इस तरीके से वहाँ पे दे सकते हो आंसर, ठीक है? एंड एज़ आई सेड इन द लास्ट वीडियो दैट कुछ मैं क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आऊँगी, तो सो दैट आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें से, इस टॉपिक में से, या हम कहें कि इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, राइट? तो आप इनके आंसर्स अपने पास लिख सकते हो। कोई डाउट है तो आप वो कमेंट्स में भी अपना डाल के हम डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हो आप, ठीक है? जैसे डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और उसका मीनिंग बताना है और कंसेप्ट बताना है। देखो कंसेप्ट हमने पूरा डिस्कस किया था, ठीक है? मीनिंग आप पहले थोड़ा इसको और समझा दोगे, ठीक है? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे सोशियोलॉजी का अलग मीनिंग भी बता सकते हो, एजुकेशन का अलग मीनिंग बता सकते हो और फिर दोनों का कंबाइंड मीनिंग भी बताओ, है ना? मतलब ये आंसर लिखने का तरीका है कि आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? इस तरीके से ये आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, जिसमें हमने कंसेप्ट के बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया था, इसका स्कोप हमने स्टडी किया और फिर कुछ अप्रोचेस को स्टडी किया, ठीक है? उनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी एक देखा और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए दिए। तो इसी तरीके से आगे और भी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। इसके ऊपर भी प्लीज़ अपने रिव्यूज़ देना, किस तरीके से ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हो। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ शेयर करना, सो दैट बाकी भी जिनके लिए तो सब्जेक्ट है,
तो उनको भी नॉलेज मिले, प्लस एक जनरली भी हमें आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का, है ना? तो उस हिसाब से भी तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड at Sri Shyam Academy. Thank you so much for watching.